माननीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन जो इस्तीफा उनका आया है वो कहीं से नहीं लग रहा कि उन्होंने वो स्वास्थ्य के कारणों से चलते हुए, क्योंकि दिन भर वो सदन में थे। परसों का उनका कार्यक्रम जयपुर का है। हाँ, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं उस तरीके की चर्चाएं पिछले दिनों भी सुनने में आ रहा था कि उपराष्ट्रपति जी को भाजपा के कुछ मंत्री नेता ऊपर से टॉप से जो है वो उनकी गरिमा के अनुरूप जो है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में नियुक्तियों को लेकर के अलग अलग तरीके की हल्की टिप्पणियां कर रहे थे। और आज उपराष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से सरकार के एक तरीके से खिलाफ जाकर के उन्होंने जो एक चेयर पे रहते हुए निर्णय देने की कोशिश की कि जब जस्टिस यादव का इम्पीचमेंट मोशन भी पेंडिंग है और जस्टिस वर्मा का भी, तो मैं दोनों के इम्पीचमेंट मोशन को मैं ये नहीं कर सकता कि जो पहले आया है उसको छोड़ दूं और दूसरा को पहले ले लूं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि सरकार से उनकी जो है Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वो ठन गई, क्योंकि वो स्वयं कई बार कह चुके हैं कि वो किसान के पुत्र हैं और वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल हमारे यहां जो है कहावत है कि अनपढ़ जाट पढ़े लिखे से भी पढ़ा लिखे से का बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। तो धनखड़ साहब तो पढ़े लिखे जाट हैं, तो वो अपने स्वाभिमान को आएंगी चीजें सामने, ये दबी नहीं रहेंगी। जिस तरीके से एक किसान के पुत्र को जो लग रहा है कि इस तरीके से बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, तो और वो सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव साथ उसकी साइकिल टूट रही है और स्वयं धनखड़ साहब खुद वन नेशन वन इलेक्शन के पैरोकार रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वजह आ गई? बड़े बड़े पदों पे रहते हुए लोग जो हैं, अभी तो ऊपर वाले की दुआ से उनकी सेहत बहुत ठीक है और देश के करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन ये बड़ा रहस्यमय तरीके से चीजें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं है। आपने एक ट्वीट भी किया है। अब देखिए कई थ्योरी हैं इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जी के लिए संदेश है कि पहले धनखड़ साहब इस्तीफा देंगे 75 से होने से पहले, फिर मोहन भागवत खुद इस्तीफा देंगे कि मोदी जी आप भी, क्योंकि आपका ही बनाया हुआ ये अनडिक्लेयर्ड, जैसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आपने देश में लगा रखी है, ऐसी अनडिक्लेयर्ड ये कानून आपने स्वयं भाजपा के नेताओं के ऊपर लागू किया कि देश में 75 साल से की उम्र के बाद रिटायरमेंट में जाना चाहिए। तो शायद अब अलग अलग तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है, लेकिन चीजें सामने आएंगी ऐसी हमें उम्मीद है। यूपी में भी बहुत कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। अब क्या होता है, नहीं भाजपा का अध्यक्ष तो इतने दिन से मिला नहीं, अब जो है देश का उपराष्ट्रपति जो है खोजना पड़ेगा। मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है।
दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी। जयराम रमेश ने कहा कि उनसे बात नहीं हुई थी, उसमें कोई चर्चा नहीं की कि उनका हेल्थ नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। उद्धव ठाकरे को होगा ऐसे आपने कहा है, क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए। ठाकरे सर के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस है, अंडर द ग्राउंड कुछ हुआ है क्या, कुछ कन्वेंस हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। अपोजिशन लीडर्स को मिले, इसलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। बीजेपी की तो प्रॉब्लम होती है अपोजिशन से। बीजेपी तो अपोजिशन को रखना ही नहीं चाहती देश में, मिलने के बाद छोड़ दीजिए। हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहां जहां भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे, और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे, और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो, धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे, और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे, और उनको अगर कोई ऐसी बात लगती थी कि गलत हो रहा है तो बोल भी देते थे। और हमेशा हाउस में बैठकर कहते थे कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल देश का होता है। वो बात भी सही है, लेकिन हर एक का नजरिया अलग अलग होता है, तो कई बार हाउस भी नहीं चलता था। लेकिन उनके मन में कोई मैल कभी नहीं रहा, और जब भी मैंने चाहा कि मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा दीजिए बोलने का, तो चेंबर में जाकर मिला तो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और ज्यादा टाइम दिया। तो मैं तो उनका आभारी हूं कि उन्होंने हमेशा जो हमारे संबंध रहे वो बहुत अच्छे रहे। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग थी, और कई बार हम भी कह देते थे, और वो भी अपनी तरफ से जवाब भी दे देते थे, लेकिन कोई करवाहट कभी नहीं हुई। और मुझे दुख है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा राज्यसभा तो वहां उस चेयर पे नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से वो चेयर पे अपनी बात रखते थे और जितने प्रोएक्टिव वो थे, शायद ही कोई चेयरमैन इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में उतना प्रोएक्टिव रहा हो। ये उनकी खासियत भी थी, और उसकी वजह से करवाहट भी कभी कभार होती थी, लेकिन कभी मन में उनके ये नहीं रहता था कि मैं इसकी वजह से किसी को नुकसान करूं। इंडीड सर, हम भी ये बात मानते हैं। एक अंतिम सवाल से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स स्पेकुलेशन की अब दौड़ रही हैं मीडिया में, कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और चेयर के बीच में रिफ्ट था। आप तो एक कलीग के तौर पर, और आप सदन में भी साथ रहे हैं, प्रोफेशन की भी अगर बात करें तो उनके खिलाफ में भी, उनके साथ में भी, तमाम केसेस में हमने आपको देखा है उनके साथ। कैसे देखते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं सर? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, और इस बात को हमें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस स्पेकुलेशन से हमें मिलेगा नहीं। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी, और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा, या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे छोड़ने का।
तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं ये पद को छोड़ रहा हूं। सुबह 11 बजे तो धनखड़ जी खूब स्वस्थ थे, बीमार थे वो पहले, लेकिन 11 बजे तो हाउस में आए, हाउस को ऑर्डर से चलाने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर में नड्डा जी उनकी जगह पे कह रहे थे नथिंग इज गोइंग ऑन द रिकॉर्ड, वो भी सदन में खड़े होकर के गैर कानूनी बात कर रहे थे। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है धनखड़ जी के ऑफिस में, सारा विपक्ष जाता है, नड्डा जी भी जाते हैं और रिजिजू जी भी जाते हैं। 4:30 बजे फिर मिलने की बात होती है। 4:30 बजे पूरा विपक्ष तो चला जाता है धनखड़ जी के ऑफिस, लेकिन रिजिजू जी और जेपी नड्डा नहीं आते। आखिर क्या पर्दादारी, क्या रहस्य था? और उसके बाद उनकी तबीयत के खराब होने का हवाला देकर के इस्तीफा आ जाता है। ये कल का पूरा घटनाक्रम बहुत कुछ रहस्यमय कहता है। धनखड़ जी स्वस्थ हों, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन धनखड़ जी कुछ तो पर्देदारी है। भारतीय जनता पार्टी वालों, कुछ तो पर्देदारी है। हमें उम्मीद है कि धनखड़ जी अपने पद से मुक्त होकर के उस पर्देदारी से पर्दा जरूर हटाएंगे। अभी तो 74 ही साल के हुए धनखड़ जी, अगले साल रिटायर होना था। इस साल तो मोदी जी को रिटायर होना है, भागवत जी को रिटायर होना है 2 महीने में। अब 74 साल के लोग रिटायर होने लगे तो क्या 75 वाले रह पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछना है। आने वाले समय में तमाम रहस्यों से पर्दा उठेगा।